पीएम मोदी प्रयागराज में आज महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की होने वाली एक रैली में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे संगम के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी मातृशक्ति के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस रैली में पूरे उत्तर प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी, जिसके लिए प्रयागराज में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सामने आई एक तस्वीर में प्रयागराज का परेड ग्राउंड रैली के लिए एक दिन पहले से ही तैयार दिखा। डॉग स्क्वाड की टीम वहां सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटी दिखी, जबकि तैयारियों की देखरेख करने वाली महिलाओं का आना जाना भी लगातार लगा रहा। महिलाओं के खाने पीने के अलावा उनके रहने के भी इंतजाम किए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। करीब 2.5 लाख महिलाएं प्रयागराज पहुंच रही हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनना है। इसके लिए आसपास के जिलों के साथ ही साथ संगम नगरी प्रयागराज के लगभग 100 स्कूलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीवी इंटर कॉलेज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करीब 1000 महिलाओं को यहां पर ठहराया जाएगा। इसके लिए इस बड़े हाल सहित तमाम कमरों में महिलाओं के लिए बिस्तर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो यहाँ पर चूंकि ठंड का मौसम है तो यहाँ पर गद्दे बिछाए गए हैं, उसके ऊपर सफेद चादरें बिछाई गई हैं और यहाँ पर तकिया लगाई गई है, रजाइयां रखी गई हैं और इस तरह से तमाम कमरों में इंतजाम किए गए हैं। ऐसा बताया गया है यहाँ के व्यवस्थापकों के द्वारा कि कन्नौज जिले की यहाँ पर करीब 1000 महिलाएं आएंगी, जिन्हें यहाँ पर ठहराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर समुचित इंतजाम किए गए, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है और सुबह नाश्ते के बाद, चाय के बाद उनको यहाँ से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षित ले जाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर महिलाओं के ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है और सभी इंतजाम जो तैयारी है वो अधिकारियों की देखरेख में पूरी की जा रही है। और पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस प्रोग्राम की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 21 दिसंबर की दोपहर में मैं प्रयागराज में एक दिलचस्प कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा जो महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से वित्तीय सशक्तिकरण, कौशल विकास पर केंद्रित है। आगे उन्होंने लिखा, प्रयागराज के कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे इन समूहों से जुड़े 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली के ईडी दफ्तर में 6.25 घंटे पूछताछ हुई। उनकी ये पेशी 2016 में सामने आए टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में हुई, जिसके लिए वो दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी नजर आई। जो ईडी सोर्स बता रहे हैं कि इसी गाड़ी से ऐश्वर्या बच्चन आई थी और फिलहाल उनसे अंदर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जब वो बाहर आई तो ईडी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी दिखी। जांच एजेंसी ने ऐश्वर्या राय को 9 नवंबर को समन्स भेजे थे, जिसका जवाब उन्होंने 15 दिन के अंदर दिया था। खबर है कि दूसरी बार समन्स भेजे जाने पर भी ऐश्वर्या ने आने में आनाकानी की थी, लेकिन बाद में वो अचानक ईडी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उनसे दोपहर में सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया गया। बताया गया कि अधिकारियों ने ऐश्वर्या से उनकी विदेशी कंपनी के बारे में पूछताछ की। पता चला है कि उनसे कंपनी के बैंक स्टेटमेंट और शेयर होल्डर से जुड़े सवाल पूछे गए, क्योंकि खबर है कि उस कंपनी में ऐश्वर्या राय के माता पिता और भाई शेयर होल्डर है। ईडी ने ऐश्वर्या से उनकी जिस कंपनी के बारे में बात की उसका नाम अमीक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बताया गया, जो अमेरिका की टेरिटरी वर्जिन आइलैंड्स है। खबर है कि ईडी ने ऐश्वर्या से उस कंपनी के साल 2005 से 2008 तक के सालाना टर्नओवर और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल पूछे। यही नहीं, खबर है कि ऐश्वर्या के सामने कंपनी के बैंक स्टेटमेंट रखकर सवाल जवाब हुआ। उन पर शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी का आरोप है। शेल कंपनी का मतलब जो सिर्फ कागजों पर होती है और असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यह पूरा मामला साल 2016 का है, जब ब्रिटेन की एक कंपनी पनामा के टैक्स से जुड़े करीब 1 करोड़ 15 लाख पेपर लीक हुए थे, जिनमें दावा था कि भारत की 500 नामी गिरामी हस्तियां टैक्स चोरी कर रही हैं। जिन हस्तियों पर यह आरोप लगा उनमें अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है, जिनकी 4 कंपनियों पर टैक्स धांधली के आरोप लगे। खबर है कि इन्हीं कंपनियों में एक में उनकी बहू ऐश्वर्या डायरेक्टर बनाई गई थी और बाद में उन्हें शेयर होल्डर बना दिया गया था। लड़ाकू विमान तेजस पर सरकार ने संसद में सफाई दी। सरकार ने संसद में साफ किया कि वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए लड़ाकू विमान तेजस को शामिल किया गया, न कि इसे मिग-21 की जगह लाया गया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने सेंचुरियन में अभ्यास किया। दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वहां दर्शन करने आने वालों की संख्या में 3 गुना इजाफा हो गया। वहां रोजाना दर्शन करने वालों की संख्या
20,000 से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। जब बाहर से देखने को मिल रहा है, अंदर जाने के बाद और कुछ नया देखने को मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो सकती है। ऐसे में मंदिर प्रशासन सुरक्षा के खास इंतजाम करने में जुटा है। एक चुनौती भी है कि इतने बड़ी संख्या को व्यवस्थित तरीके से लोगों को दर्शन कराना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान चलाया। वहां उन्होंने जंगल में बने नक्सलियों के एक स्मारक को भी तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब राव पाटिल ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर दिए गए विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। एक दिन पहले उन्होंने जलगांव की एक सभा में वहां की सड़कों की तुलना बीजेपी सांसद के गालों से कर दी थी। उद्धव सरकार के मंत्री का यह बयान हेमा मालिनी को अखर गया और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। Any women should not be used for saying कि that. वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर गुलाब राव पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काल आम्हाला फोडता येतात हेही मला या ठिकाणी सांगायचंय। जब मामले ने तूल पकड़ा तो गुलाब राव पाटिल ने खुद सामने आकर सफाई दी। जर कोणाला वाटत असेल की याच्यामध्ये चुकीचं वक्तव्य झालं असेल तर मी या ठिकाणी माफी मागतो। और यूपी में जहां सियासी जंग का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में एक शिष्टाचार की मुलाकात सुर्खियां बटोर रही है। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों की ये मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों एक ही सोफे पर बैठे हुए नजर आए। दोनों उपराष्ट्रपति के पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित थे। एक दिन पहले पंजाब के कपूरथला के गुरुद्वारे में हुई बेअदबी की कोशिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के ग्रंथी अमरजीत सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और आरोप है कि बेअदबी की घटना की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने के लिए उन्होंने फेसबुक लाइव किया। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि वो तीर्थयात्रियों के जत्थों को पाकिस्तान के सिख धर्मस्थलों पर ले जाते रहे, जिसके लिए दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ से आसानी से वीजा भी दिया जा रहा था। बताया गया कि इस घटना के पीछे पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने भी पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया और राज्य के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र के भेजे इस अलर्ट में इस बात की आशंका जताई गई कि ऐसी घटनाओं के जरिए पंजाब में दंगा भड़काने की साजिश हो सकती है। चुनाव बिल्कुल सर पे है। यह भी कहा जा रहा है कि शायद चुनाव से ऐन पहले पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। तो वहीं 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी के मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें मामले की जांच के लिए एसजीपीसी ने 6 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई। कमांडो ट्रेनिंग भी लै चुका, जिस हिसाब के नाल उस 6 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। और विधानसभा चुनाव के बेहद करीब होने के बावजूद पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक जनसभा में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहाने राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर तंज कसा, जिसके जवाब में राणा गुरजीत सिंह ने लिखित बयान जारी कर सिद्धू पर पलटवार कर दिया, जिसमें उन्होंने सिद्धू को अपनी भाषा पर ध्यान देने को तो कह ही दिया, साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को भाड़े का व्यक्ति बताया जो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं और दावा किया कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के मकसद से ही कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि राणा ने खुद को जन्म से ही कांग्रेसी करार दिया। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह राजे राणे मटाते बाबे नानक ने ते आ पंजाब दे सेवक खड़े करते बाबे नानक ने। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने हिमाचल और उत्तराखंड को जमा दिया और तापमान लुढ़कने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल के कई जिलों में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि इन जिलों की सड़कों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। मनाली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां सड़कों के साथ नदी नाले और झरनों का पानी भी जम गया। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। इन हालात में ठंड के साथ लोगों को और भी कई मुश्किलें उठानी पड़ी। ठंड तो सबसे मेन जो इशू है ही है ना यहाँ का, उसके अलावा यही है हमारे को सबसे मेन इशू है मतलब पानी का। यही नहीं, मनाली में बर्फबारी की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें दिखा कि बर्फ ने गाड़ियों के पहियों को भी जकड़ लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें धक्का देकर या दूसरी गाड़ियों से खींचकर वहां से निकाला गया। लाहौल स्पीति का भी यही हाल रहा। वहां भी कड़ाके की ठंड में झील और झरने जम गए, जिसकी वजह से वहां घूमने आए सैलानियों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि उन इलाकों में उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंड थी।
हिमाचल की ही तरह उत्तराखंड में भी शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और राज्य के उधम सिंह नगर जिले में तो ठंड के साथ दिन भर कोहरा भी छाया रहा। ऐसे में कम ही लोग सड़कों पर दिखाई दिए, जबकि गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। ठंड से बचने के लिए कई जगहों पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। आग का सहारा लेना पड़ रहा है, ठंड बहुत पड़ रही है। वहीं टिहरी की सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन इतनी बढ़ गई कि वहां से निकलना काफी खतरनाक हो गया। इस परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों पर जगह जगह नमक और चूने का छिड़काव करना शुरू कर दिया। वहाँ पर हमारे द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं और उसमें उस जगहों पर हमारे द्वारा चूने का छिड़काव, नमक का छिड़काव किया जा रहा है। राज्य के कई दूसरे शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और कड़ाके की ठंड से जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ठिठुरन बढ़ गई। इस बीच वहां सुबह से चिल्ले कलां की भी शुरुआत हो गई, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सर्दी के सबसे मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं और ये टॉर्चर अब 40 दिनों तक लोगों को सहना पड़ सकता है। यही नहीं, इस दौरान तापमान खतरनाक स्तर तक नीचे चला जाता है। फिलहाल कश्मीर में जबरदस्त सर्दी है। रात का जो दर्जा हरारत था वो था -5.8 डिग्री सेल्सियस। बर्फीली हवाओं से जम्मू के लोग भी कांपते दिखाई दिए। वहां तो जगह जगह अलाव जलाकर लोगों ने ठंड से बचने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर लोग सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में ही कैद रहे। और बड़ी खबर आ रही है ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। मृतक टेक्सास का रहने वाला था, उसकी उम्र 50 साल थी। खबर है कि मृतक ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 73% कोरोना केस ओमिक्रॉन के हैं। अमेरिका के 48 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज हैं, यानी कि पहली मौत अमेरिका में भी हो चुकी है। ओमिक्रॉन वायरस से एक व्यक्ति संक्रमित था, वो टेक्सास का रहने वाला था और 50 साल उसकी उम्र बताई जा रही थी। ये यूएस में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के कराची में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया है। कराची के नारायणपुरा में कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसका वीडियो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट भी किया है। कराची में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। कई कट्टरपंथी वहां पर इकट्ठा हो गए और कराची के नारायणपुरा का ये इलाका था जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट इनके द्वारा की गई है। नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल कुछ कट्टरपंथी आए और कराची का नारायणपुरा इलाके में रंचोर लाइन है इलाका, वहां इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के साथ तोड़फोड़ की है। जो बीजेपी के नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने वीडियो तो ट्वीट जरूर किया है, लेकिन उन्होंने एक मांग की है विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री से एस जयशंकर से कि वो पाकिस्तान के सामने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग करे। तो मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के जो यहाँ कार्यवाहक उच्चायुक्त है उनसे जरूर भारत जो है उनको समन करेगा और इस पूरे मामले में अपनी बात रखेगा कड़े शब्दों में। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई, अल्पसंख्यक समुदाय को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है और एक बार फिर इस तरह की घटना को कराची में अंजाम दिया गया है। जी नीरज, और अपनी नापाक मंसूबों से कभी भी पीछे नहीं हटता है पाकिस्तान। इस तरीके की कई घटनाएं हुई हैं। इससे पहले भी कई बार मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को निशाना वहां पर बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर किसी बात पर आरोपी ने सरेआम एक लड़की की पिटाई कर दी। एक दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक लड़का लगातार एक लड़की को थप्पड़ जड़ता रहा और लोग तमाशबीन बनकर ये सब कुछ देखते रहे। बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी ने पीटते पीटते उस लड़की को जमीन पर गिरा दिया और उससे गाली गलौज भी करने लगा। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही पुलिस के सामने आया वो हरकत में आ गई। हम इसकी जानकारी करेंगे कौन लोग थे और जानकारी जैसी मिलती है उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। आरोपी के साथ उसके कुछ जानने वाले भी दिखे जो उसे रोकने की बजाय उसका साथ देते हुए दिखाई दिए। खबर है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के मकसद से इस्लामाबाद में आतंकियों की भर्ती का प्लान तैयार किया गया। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में आतंकी सैयद सलाउद्दीन और आईएसआई अधिकारियों के बीच इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में एक बैठक हुई जिसमें पीओके के युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करने का प्लान बना और इसका जिम्मा वहीदुल्ला नाम के हिज्ब कमांडर को सौंपा गया, जो आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले इन युवाओं को ट्रेनिंग भी देगा, जिसके बाद इन नए आतंकियों की घुसपैठ कराने में पाकिस्तानी सेना मदद करेगी। और इसके लिए उसने केरन, तंगधार और नौगाम सेक्टर में अपने खास कमांडो तैनात किए हैं।
और रूस के सरातोव से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू बस ने पार्किंग में खड़ी 7 गाड़ियों को कुचल दिया, जबकि हादसे में करीब 8 लोग जख्मी हो गए। इससे जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखा कि एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पार्किंग वाले हिस्से में घुस गई। इस दौरान उसने वहां लगे तारों को भी तोड़ दिया और अंदर खड़ी कारों के ऊपर वो चढ़ गई। हालांकि बस जल्द ही रुक गई, लेकिन तब तक कई कारें बर्बाद हो चुकी थी। और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बताया गया कि इस कार्रवाई के बाद वहां के एक इलाके से 107 परिवारों को घर खाली कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन के कुछ अफसर, भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम अपने साथ खुदाई करने वाली मशीनें लेकर पहुंची, जिनकी मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सामान लेके चले गए, कुछ है जो अभी भी इस रूम में है। अपने सिर से छत छिनते देख कई लोग मायूस हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वहां किराए पर रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा होने की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई पूरी की गई। तो रेंटेड लोग थे, वो लोग इसलिए निकल भी गए। इस कार्रवाई के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक वो इलाका छावनी में तब्दील दिखा। चुनावी माहौल में यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया। वहां के कई लोग काफी वक्त से जलालाबाद का नाम परशुराम के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आया, इन लोगों ने अपनी मुहिम तेज कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग बाजार में घूमकर पर्चे बांटते दिखे। इन पर्चों पर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखने की मांग लिखी गई थी। सड़कों से गुजरते हुए इन लोगों ने नारेबाजी भी की और मांगे नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का मानना है कि परशुराम का जन्म इसी इलाके में हुआ था। जलालाबाद को परशुरामपुरी करने की मांग कई सालों से चली आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया तो इनकी उम्मीद बढ़ गई है। नाम बदलने की मांग करने वालों ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुहिम से जुड़ें। फीफा अरब कप में अल्जीरिया के जीतने पर पेरिस में उसके समर्थक जोश में होश खो बैठे और इतना उत्पाद मचाया कि पुलिस को 100 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी। अल्जीरिया ट्यूनीशिया की टीम को हराकर चैंपियन बना, जिसके बाद पेरिस में उसके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने सड़क को ही डांस फ्लोर बना लिया। ट्रैफिक जैम हो गया, लेकिन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं दिखा। कुछ प्रदर्शनकारी तो अल्जीरिया का झंडा लेकर एक सबवे तक में जश्न मनाते नजर आए। अपनी पसंदीदा टीम के जीतने पर लोगों के हंगामा करने की आशंका पुलिस को पहले ही थी, इसलिए पेरिस में लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अल्जीरिया की फुटबॉल टीम के समर्थकों पर जीत का खुमार ऐसा चढ़ा कि वो सब नियम कायदे भूल गए। लोगों के हुड़दंग मचाने की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फिर सरेआम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चलता नजर आया। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और इस चक्कर में कुछ लोगों से उसकी हाथापाई भी हो गई। कुछ लोगों पर तो पुलिस अपना डंडा भी चलाती नजर आई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आई भयंकर बाढ़ ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। करीब 30,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि फिलीपींस में आए तूफान के असर से मलेशिया में शुक्रवार से भारी बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आई बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं और लोग पानी में डूबकर अपना सामान बचाते नजर आए। राजधानी कुआलालंपुर के एक इलाके में दुकानों का सामान तेज रफ्तार से बहते पानी के साथ बहता दिखा, जिसे बचाने के लिए लोग दौड़ते नजर आए। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद इमारतों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। पानी में डूबी सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइट खराब हो गई और वहां कुछ गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। बाढ़ का ऐसा कहर बरपा कि इंसान तो क्या, जानवर भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक आदमी पानी के बीच से ही सांप को अपने हाथ में पकड़कर ले जाता दिखाई दिया। I think I can consider as a second big flood in KL. This is a disaster for us. बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों का संपर्क टूट गया और सड़क के किनारे मदद के इंतजार में खड़े नजर आए। बाढ़ का पानी कई इमारतों में घुस गया, जिसे लोग साफ करते नजर आए। और राज्यसभा में हंगामे के बीच सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसदों पर वो भड़क उठी। अपनी बात कहने खड़ी हुई जया बच्चन इतने गुस्से में दिखी कि उनकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं और बीजेपी से बोल दिया कि उसके बुरे दिन आने वाले हैं। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए,
आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? जया बच्चन ने जैसे ही ये बयान दिया, बीजेपी ने बिना देर किए पलटवार किया और उनके बयान को उनकी बौखलाहट का नतीजा बताया। अभी जिस तरह उनके बुरे दिन चल रहे हैं, वो उनको याद आ रहा है कि भाई हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए वो बौखला गई है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास एक महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। आरोपों के मुताबिक पास से गुजरने वाली एक गाड़ी महिला की कार को छूती हुई निकली, जिसके बाद महिला का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक महिला कान से फोन लगाए बीच सड़क पर गाली गलौज करती दिखाई पड़ी। अरे मुझे बस लड़की का इज्जत करना सीख। जब ये सब हो रहा था उस वक्त मौके पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी था, जिससे एक युवक मामले में दखल देने की अपील करता सुनाई पड़ा। सर पहले इनको गाड़ी की चाबी दिखाओ। हाँ। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले की मौजूदगी का भी इस महिला पर कोई असर नहीं हुआ और उसने पुलिस वाले के सामने ही उस गाड़ी पर लात मारना शुरू कर दिया। ये देखो ये शराब पी रही है सर, मैं बता रहा हूँ, और क्या। इसके बाद भी महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस ने बिना केस दर्ज किए ही इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यूपी में जौनपुर को नए हाईवे का तोहफा मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में 5 नए हाईवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने वहां एक जनसभा भी की। एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर से ठिठुर रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद से इस इलाके के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है। कल से ज्यादा इंप्रूव होगा, तो कोल्ड वेव, जो सीवियर कोल्ड वेव कहीं नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया। 26 दिसंबर तक दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनसीबी ने उन्हें अगस्त में इस मामले में गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को खेलों में प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इस दौरान दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत भी हुई, जिसमें सीएम ने पंत से राज्य की युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने की अपील भी की। दिल्ली पुलिस ने फोन पर या ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें संजय दत्त की एक फिल्म के डायलॉग जैसी कुछ लाइनें भी लिखी गईं। इनमें पुलिस ने लोगों से अपना ओटीपी किसी भी अनजान आदमी के साथ शेयर न करने की अपील की। मुंबई के पास भिवंडी में एक स्कूल के प्रशासन पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम समुदाय की 2 टीचरों को निलंबित करने का आरोप लगा। इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद स्कूल प्रशासन ने अपना ये फैसला बदल दिया। इतना ही नहीं, स्कूल ने इन दोनों टीचरों से माफी भी मांगी और उन्हें स्कार्फ पहनकर स्कूल आने की मंजूरी दे दी। सीपी साहब ने प्रिंसिपल मैडम को बुला लिया, हमको बुला लिया, टीचर की तरफ से बुला लिया और इस मामले को हल कर लिया। वेनेजुएला की राजधानी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर क्रिसमस के मौके पर लोगों के बीच अनोखी रेस हुई, जिसे सैंटा की रेस का नाम दिया गया। इस रेस में पूरे देश भर में करीब 1400 लोगों ने हिस्सा लिया और सैंटा की कैप और लाल रंग के टी-शर्ट पहनकर लोग राजधानी की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए। इस रेस में दिव्यांग लोगों ने भी हिस्सा लिया और पूरे जोश से जीत के लिए दम लगाते दिखे। इस रेस में लोगों का उत्साह जीत से ज्यादा हिस्सा लेने पर नजर आया। बताया गया कि क्रिसमस के मौके पर उन्होंने होने वाली इस रेस में पहली बार विजेताओं को इनाम भी दिया। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोपों पर कोलकाता में बीजेपी और लेफ्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां नगर निगम चुनाव के लिए एक दिन पहले मतदान हुआ था, जिसमें धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। लेकिन इससे पहले कि वो रैली निकाल पाते, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस मजबूती से अपने मोर्चे पर डटी रही, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ वहीं नारे लगाने शुरू कर दिए। चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोपों पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी अपना विरोध जताया। बीजेपी की ही तरह लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रैली निकालना चाहते थे,
लेकिन पुलिस ने उनकी भी मंशा पूरी नहीं होने दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहां बीच रास्ते में ही रोका गया, वहीं लेफ्ट से जुड़े लोग पुलिस की सख्ती के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। राज्यसभा के निलंबित सांसदों के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। सदन से निलंबित सांसदों के मुद्दे पर केवल 4 विपक्षी पार्टियों को बुलाने पर विपक्ष सरकार पर भड़क गया। सरकार ने इस मामले में पहल करते हुए उन 4 पार्टियों को बातचीत के लिए बुलाया जिनके सांसद शीतकालीन सत्र के पहले दिन निलंबित कर दिए गए, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की फूट डालने की कोशिश बता दिया। यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है। जबकि बीजेपी ने विपक्ष के रवैये को गलत ठहराते हुए उसे नसीहत दी कि वो बातचीत से मामला सुलझाए। अब उसमें भी अगर आप जो है वो सामंती सनक और सामंती गुरूर के साथ करेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा। एशेज टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने 275 रन से जीत लिया। इसी के साथ वो 5 मैचों की इस सीरीज में 2-0 से आगे हो गया। पंजाब विधानसभा चुनावों की तेज होती आहट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू में ट्विटर पर जंग छिड़ गई। विकास के मुद्दों पर सिद्धू ने केजरीवाल को बहस की चुनौती दी तो केजरीवाल ने पार्टी के नेता भगवंत मान का नाम आगे कर दिया। जैसे ही भगवंत मान का नाम आगे आया, सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें खुद बहस के लिए सामने आने की चुनौती दे डाली। आज ट्वीट पाया तू, ट्वीटां दा तां सिद्धू मास्टर है। सिद्धू के रुख को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की बहानेबाजी करार दिया। 5 साल के अंदर इन्होंने किया क्या? वादा खिलाफी की, कोई भी काम नहीं किया, अब बहानेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया। इस विश्वविद्यालय से जुड़ा एक बिल अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के पढ़ाने और लिखने की क्षमताओं को निखारा जाएगा ताकि उनके जरिए छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में अच्छी शिक्षा मिल सके। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कुछ लोगों ने अपने गांवों तक सड़क बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इन लोगों का दावा है कि उन्हें अपने गांवों तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। प्रशासन से ये लगातार एक मोटर मार्ग यानी कि एक पक्के रास्ते की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर किसी बात पर आरोपी ने सरेआम एक लड़की की पिटाई कर दी। एक दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें साफ दिखा कि एक लड़का लगातार एक लड़की को थप्पड़ जड़ता रहा और लोग तमाशबीन बनकर ये सब कुछ देखते रहे। बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी ने पीटते पीटते उस लड़की को जमीन पर गिरा दिया और उससे गाली गलौज भी करने लगा। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही पुलिस के सामने आया वो हरकत में आ गई। हम इसकी जानकारी करेंगे कौन लोग थे और जानकारी जैसे ही मिलती है उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। आरोपी के साथ उसके कुछ जानने वाले भी दिखे जो उसे रोकने की बजाय उसका साथ देते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर उतरे और उन्होंने खूब हंगामा किया। लखीमपुर केस पर कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी, जहां एक ओर उसने इस मामले में सदन में चर्चा की मांग की तो वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला जलाया। ये लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। अजय मिश्रा के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता नहीं रोक दिया, लेकिन ये ब्रेक कुछ पल का था। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। वैसे पुलिस के पूरा दमखम दिखाने की वजह से वो दूसरी तरफ नहीं आ पाए। नौबत यह आ गई कि थोड़ी ही देर में धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक मौका तो ऐसा आया जब प्रदर्शन करने वालों ने कुछ देर के लिए बैरिकेड उठा लिए, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और बैरिकेड फिर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राह का रोड़ा बन गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें भी उसे खूब पसीना बहाना पड़ा। उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस को एक एक कार्यकर्ता को दोनों हाथों और पैरों से उठाकर अपनी गाड़ी तक ले जाना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शन करते करते कुछ कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। प्रोटेस्ट जो है अपने उसको कंटिन्यू करके बैठी। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पे जो है ये लोग धरना दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला किया। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देगी। लखीमपुर केस में कांग्रेस ने केवल अजय मिश्रा के इस्तीफे की ही मांग नहीं की, बल्कि उसने इसे सदन में भी उठाया।
पीएम मोदी प्रयागराज में आज महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की होने वाली एक रैली में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे संगम के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी मातृशक्ति के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस रैली में पूरे उत्तर प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी, जिसके लिए प्रयागराज में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सामने आई एक तस्वीर में प्रयागराज का परेड ग्राउंड रैली के एक दिन पहले ही तैयार दिखा। डॉग स्क्वाड की टीम वहां सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटी दिखी, जबकि तैयारियों की देखरेख करने वाली महिलाओं का आना जाना भी लगातार लगा रहा। महिलाओं के खाने पीने के अलावा उनके रहने के इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। करीब 2.5 लाख महिलाएं प्रयागराज पहुंच रही हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनना है। इसके लिए आसपास के जिलों के साथ ही साथ संगम नगरी प्रयागराज के लगभग 100 स्कूलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीवी इंटर कॉलेज में, जहां पर अब देख सकते हैं कि करीब 1000 महिलाओं को यहां पर ठहराया जाएगा। इसके लिए इस बड़े हाल सहित तमाम कमरों में महिलाओं के लिए बिस्तर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तो यहाँ पर चूंकि ठंड का मौसम है तो यहाँ पर गद्दे बिछाए गए हैं, उसके ऊपर सफेद चादरें बिछाई गई हैं और यहाँ पर तकिया लगाई गई है, रजाइयां रखी गई हैं और इस तरह से तमाम कमरों में इंतजाम किए गए हैं। ऐसा बताया गया है यहाँ के व्यवस्थापकों के द्वारा कि कन्नौज जिले की यहाँ पर करीब 1000 महिलाएं आएंगी, जिन्हें यहाँ पर ठहराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर समुचित इंतजाम किए गए, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है और सुबह नाश्ते के बाद, चाय के बाद उनको यहाँ से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षित ले जाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर महिलाओं के ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है और सभी इंतजाम जो तैयारी है वो अधिकारियों की देखरेख में पूरी की जा रही है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस प्रोग्राम की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि 21 दिसंबर की दोपहर में मैं प्रयागराज में एक दिलचस्प कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा, जो महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से वित्तीय सशक्तिकरण, कौशल विकास पर केंद्रित है। आगे उन्होंने लिखा, प्रयागराज के कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे इन समूहों से जुड़ी 16 लाख से अधिक महिलाओं को